हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं जुड़ गया हूं आपके सेशन के साथ एंड फ्रॉम टुडे वी विल डू आवर घटना चक्र सीरीज, जो कि आपके बीपीएससी या फिर बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि घटना चक्र सीरीज के ही बेस्ट पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। और यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसका मैं यहाँ पे डिटेल डिस्कशन कराऊंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया है उसी से तो अप्रोक्स क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। तो इसीलिए घटना चक्र हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज से हम लोग घटना चक्र सीरीज स्टार्ट किए हैं और धीरे धीरे एक एक करके हम लोग अपना घटना चक्र को पहले देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपने अलग किसी टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिए आज से देखते हैं हम लोग अपना घटना चक्र सीरीज। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह में से इनमें से किस संगठन में से हुआ था। तो पहली बात याद रख लीजिए, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ है, तो 1923 में हुआ है। किस समूह से, संगठन से इसका हुआ था, तो वो आरएसएस से हुआ, मुस्लिम लीग से हुआ, कांग्रेस से हुआ, स्वतंत्र पार्टी से हुआ। तो देखिए जो स्वराज पार्टी जो बना है वो कांग्रेस से बना है, ठीक है। अब स्वराज पार्टी को याद रख लीजिए, स्वराज पार्टी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्वराज पार्टी हमारे लिए, ठीक है। तो स्वराज पार्टी से याद रखिएगा, पहली बात गठन कब हुआ, तो 1923 में हुआ है। कहां पर गठन हुआ है, तो इलाहाबाद में हुआ है, इलाहाबाद में हुआ है। गठन 1923 इलाहाबाद में हुआ है। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे आपके, चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास। एंड सचिव कौन थे स्वराज पार्टी के सचिव, तो सचिव मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू। तो देखिए आपका जो स्वराज पार्टी है, स्वराज पार्टी से सारा जितना भी क्वेश्चन आ सकता है सारा मैंने कंप्लीट कराया है। गठन कहाँ हुआ, कब हुआ, अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, सारा मैंने कंप्लीट कराया है। तो इससे बाहर शायद ही कुछ देखने को मिलेगा, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। एंड चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया। तो पहली बात याद रखिए, वंदे मातरम किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किस उपन्यास का भाग था, तो स्वराज्य, आनंद मठ, शकुंतला या फिर गीता रहस्य। तो ये भाग था आपके आनंद मठ का, ठीक है, आनंद मठ का भाग था। और ये जो आपका सन्यासी विद्रोह पे बेस्ड है आपका, ठीक है, याद रख लीजिएगा, सन्यासी विद्रोह पर बेस्ड है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, विद्रोह पर बेस्ड है। आपसे पूछ लेगा कि किस पे बेस्ड है, तो सन्यासी विद्रोह पर बेस्ड है। और आनंद मठ ये कब लिखा गया था, ये बीपीएससी का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आनंद मठ उपन्यास कब लिखा गया, तो 1882 में लिखा गया है। आनंद मठ उपन्यास 1882 में लिखा गया है। और अच्छा, वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया, तो वंदे मातरम मेरे भाई वो पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम पहली बार 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, में गाया। आपसे पूछ लेगा वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया, तो वंदे मातरम पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई, बताइए कब बदली गई, 1912, 1916, 1920 या 1908। तो देखिए कलकत्ता से दिल्ली बदली गई है 1912 में, बट इसका जो घोषणा हुआ था, दो तरह से क्वेश्चन बनता है, कलकत्ता से दिल्ली बदलने का घोषणा कब हुआ, तो घोषणा जो हुआ है मेरे भाई वो घोषणा हुआ है 1911 में, 1911 में। लेकिन जो बदला गया वो 1912 में बदला गया। दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, कलकत्ता से दिल्ली बदलने का घोषणा कब हुआ, तो 1911 में, और बदला कब गया, तो 1912 में। और देखिए 1911 में ना एक हुआ था दिल्ली दरबार, यहीं पर ये डिसीजन लिया गया था कि कलकत्ता से दिल्ली करना है भारत की राजधानी। 1911 दिल्ली दरबार जो आयोजित हुआ था, दिल्ली दरबार, उसी में ये डिसीजन लिया गया था। 1911 के दिल्ली दरबार में डिसीजन लिया गया था कि कलकत्ता से दिल्ली होगा, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किया जाएगा। 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था, उसी में ये डिसीजन लिया गया कि राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और डिसीजन लिया गया था क्या, तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन को क्या किया दिया था,
रद्द किया गया था। तो दिल्ली दरबार में आपका डिसीजन क्या क्या लिया गया? पहला डिसीजन था कि राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली किया जाएगा, और दूसरा क्या हुआ था? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ओके। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो पहली बात याद रख लेना है कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, हैरोल्ड विल्सन, क्लीमेंट एटली, जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। तो यहाँ पे जो आपके थे वो रेमजे मैकडोनाल्ड आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय। और टोटल कितना गोलमेज सम्मेलन हुआ था? गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितना हुआ था? टोटल तो 3 टोटल हुआ था। 3 टोटल गोलमेज सम्मेलन आपको देखने को मिला था। 3 टोटल गोलमेज सम्मेलन देखने को मिला था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन कहाँ? लंदन। लंदन ब्रिटेन में तीनों गोलमेज सम्मेलन देखने को आपको मिला था। एक हुआ था 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। 1930, 1931, 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो रेमजे मैकडोनाल्ड आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और अच्छा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें कि कांग्रेस ने भाग लिया था? 1931, मतलब दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। कांग्रेस ने भाग लिया था। कांग्रेस ने भाग लिया। तो 1931 का जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, और पहला और तीसरा वाला में कांग्रेस भाग नहीं लिया था। 1931 का दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? बताइए। कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी, लंबर लिबरल गठन या लेबर पार्टी? तो सत्ता में जो था आपका लेबर पार्टी था। लेबर पार्टी था। और भारत की स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ब्रिटेन प्रधानमंत्री। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली थे। ओके। और देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो क्लीमेंट एटली थे वो 20 फरवरी 1947 को घोषणा किए थे। 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देगा। भारत छोड़ देगा। ये भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी के टीआरई में पूछा गया था कि कब ये घोषणा किया था। तो घोषणा जो था 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट जो एटली थे प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, उन्होंने घोषणा करा था कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत को छोड़ देगा। ये भी आपके बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में पूछा गया है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे आपकी आज़ादी के समय? तो वो क्लीमेंट एटली देखने को मिल जाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। और ये देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डेट से जो रिलेटेड होता है मेरे भाई, वो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, आजकल ट्रेंड में चल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूछा है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूछा है। तो कब कब है बताइए। तो दोनों का जो स्थापना मेरे भाई हुआ था वो 1925 के अप्रोक्स में देखने को मिला था। 1925 में 1925 में देखने को मिला था दोनों का। कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ है? तो 1925 में। और कहां पर हुआ था? तो देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का तो स्थापना कानपुर में हुआ था, कानपुर में 1925 में, कानपुर। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो है नागपुर में हुआ था, नागपुर। कम्युनिस्ट पार्टी कानपुर एंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर।
1925 में दोनों का स्थापना हुआ है। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो वो आपका था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, जो था वो आपका ब्रिटिश शासन में संविधान के विकास में कानून में ऐतिहासिक नहीं था। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ओके, नेक्स्ट। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773, 1774, 1785 या 1703। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था वो किया गया था 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, 1773। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। अच्छा, सितंबर 1946, अक्टूबर 1946, नवंबर 1946 या दिसंबर 1946। तो राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था, वो चुना गया था दिसंबर 1946, दिसंबर 1946। और वो भी कब? तो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। अच्छा सॉरी, 9 दिसंबर कहते हैं यार, 11 दिसंबर 1944, 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर। अब देखिए, संविधान सभा से याद रखिए, संविधान सभा। तो देखिए, पहला संविधान सभा का बैठक कब हुआ था? 3 बैठक हुआ था। तो पहला बैठक जो हुआ था संविधान सभा का, 3 बैठक हुआ। तो पहला बैठक जो हुआ 9 दिसंबर 1946 को हुआ है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ है। और इसके जो अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए हैं, अस्थाई अध्यक्ष जो बनाए गए वो सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा जो संविधान सभा का बैठक हुआ वो 11 दिसंबर 1946 को हुआ है, 1946। और इसके अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया है। और तीसरा जो बैठक हुआ था तो 13 दिसंबर 1946 का। और यहां पर क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू हुए थे, ठीक है। तो 3 बात याद रखना है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर 1946। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। संविधान को 26 जनवरी 1985 के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, तो संविधान जो लागू कब हुआ है? तो पहली बात याद रखिए, संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। ओके, क्यों लागू किया? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे मेन रीजन जो था 26 जनवरी को करने का, उसका मेन रीजन था कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ओके, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, 1 वर्ष 10 महीना 12 दिन, 2 वर्ष 10 महीना 5 दिन, में से एक से अधिक। तो संविधान बनने में समय जो लगा था तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ओके, बनाने में कितना दिन लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अच्छा, आपसे पूछ लेगा कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत आपसे पूछ लेगा कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। ओके, देखिए मेरा तबीयत अभी तक सही नहीं हो पाया है, इसीलिए थोड़ा बीच में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है।
तो उसको माइंड नहीं करेंगे आप लोग, बिकॉज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है अभी भी, बहुत दिनों से ही तबीयत खराब था, थोड़ा जोर का ही तबीयत खराब था और अभी भी खराब है। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 सूची, 11 सूची, 372 अनुच्छेद, 20 भाग, 7 सूची, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूची, 12 सूची शामिल है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, निम्न शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। अच्छा, ये क्रम वाला क्वेश्चन आ गया है। तो पहले आपका क्या आ जाए, तो पहले आपका आ जाएगा सार्वभौमिक, पहले आपका सार्वभौमिक आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा आपका समाजवादी, समाजवादी। तीसरा आ जाएगा धर्मनिरपेक्ष, अरे तीसरा आ जाएगा धर्मनिरपेक्ष, और चौथा आ जाएगा प्रजातांत्रिक। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? गवर्नर जनरल, ब्रिटिश शासन, संविधान सभा, भारत का संविधान। तो भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? तो वो आपके संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया है। भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1946। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को देखने को मिला है। आपको भी बताया था ना कि 3 बैठक हुआ है टोटल। तो देखिए, फर्स्ट बैठक जो हो गया था वो कब हुआ था? फर्स्ट बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। और यहाँ पे जो आपके जो अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। एंड दूसरा जो बैठक हुआ है, सेकेंड बैठक जो हुआ है वो आपका 11 दिसंबर 1946 को हुआ है, 11 दिसंबर 1946 को हुआ है। और यहाँ पे जो अस्थाई अध्यक्ष थे आपके, अस्थाई अध्यक्ष थे वो आपके राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और तीसरा जो बैठक हुआ है वो 13 दिसंबर 1946 को देखने को मिला है। तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946, दिसंबर 1946 में क्या गया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, ठीक है। और पेश करने वाले कौन थे? ये जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? अमेरिकी क्रांति, फ्रेंच क्रांति, रूसी क्रांति, चीनी क्रांति। तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा जो आई है आपके फ्रेंच क्रांति से आई है, ठीक है, या फिर फ्रांसीसी क्रांति से आप कह सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, अब देखिए यहाँ पर आ गया आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ठीक है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ पे अब आपको देखने को मिलेगा। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं की कितनी है? 179, 178, 180 में से कोई नहीं। तो ग्लोब पर जो है वो 1 डिग्री के अंतराल पर 179 रेखाएं खींची गई है, ओके। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगें, तारों का एक समूह, घूमते न्यूट्रॉन तारे, किसी तारे का विस्फोट। तो पल्सर जो है मेरे भाई, वो पल्सर क्या है आपका? पल्सर एक क्या है? घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, घूमते न्यूट्रॉन तारे। और ये देखिए बीपीएससी के 2023 के प्री में
पूछा गया है बीपीएससी 2023 में, ये पूछा गया है प्री एग्जाम में। घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं ये। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो प्रधान आकाशीय पिंड सौरमंडल का पृथ्वी, बृहस्पति, शनि या सूर्य। तो प्रधान आकाश पिंड जो है वो आपका सूर्य हो जाता है। कौन है? सूर्य। और ये सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में उपस्थित है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। न्यूट्रॉन, डाल्टन, कोपरनिकस, आइंस्टाइन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, ये किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने इस बात को कहा था। और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये न्यूटन ने आपके कहा था। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है कोपरनिकस ने, और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है ये किसने कहा था? ये आपके न्यूटन ने कहा था। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? कॉन्स्टिलेशन। तो तारामंडल कितने हमारे पृथ्वी में? तो वो आपको 88 देखने को मिलता है। 88 तारामंडल कितना है? तो 88। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो है मंगल, बुध, नेपच्यून या प्लूटो। तो देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका बुध हो जाता है, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, और साथ में जो है एक शुक्र भी है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो दो याद रखना है, जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो कौन कौन है? बुध और शुक्र, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तो सबसे गर्म ग्रह सौरमंडल का कौन सा है? तो वो आपका शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ओके, मंगल का दो उपग्रह है। मंगल का जो है ना दो उपग्रह है। उपग्रह कौन कौन सा है? एक तो है फेबोस, फेबोस, और दूसरा है डिमोस, डिमोस। शुक्र से याद रखिएगा एक आ जाता है पृथ्वी का बहन। पृथ्वी का बहन कौन है? तो पृथ्वी का बहन भी शुक्र ही है आपका। ठीक है, पृथ्वी का बहन शुक्र है। और पृथ्वी क्या है? तो एकमात्र ग्रह जिसमें लाइफ पॉसिबल है। एकमात्र ग्रह जिसमें जीवन संभव है। जीवन संभव है, संभव है। और नीला ग्रह भी पृथ्वी को ही कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। बुध क्या है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह। सूर्य के सबसे निकट ग्रह, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो आपका बुध है, जो कि मरकरी कहा जाता है। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह क्या है? तो बुध है आपका। अच्छा, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। इवनिंग स्टार मतलब सांझ का तारा किस तरह ग्रह को कहते हैं? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या शनि। तो देखिए सांझ का तारा जो कहते हैं वो आपके शुक्र को कहा जाता है, सांझ का तारा। और इसे सुबह का तारा भी कहा जाता है। सुबह का तारा, सुबह का तारा या फिर सांझ का तारा। तो ये शुक्र ही है आपका। सुबह का तारा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र। बृहस्पति क्या है? तो सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा है? तो बृहस्पति है सबसे। अच्छा, लाल ग्रह कौन सा है? तो लाल ग्रह आपका मंगल हो जाता है। लाल ग्रह आपके मंगल हो जाते हैं, और इसके दो उपग्रह हैं, फेबोस और डिमोस। और लाल ग्रह कौन है? तो मंगल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है लाल ग्रह। क्यों है लाल ग्रह इसे कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। ओके, अच्छा, शनि में जो होता है ना मेरे भाई, वो तो रिंग होता है। शनि में एक रिंग प्रेजेंट होता है। शनि में रिंग प्रेजेंट होता है, रिंग प्रेजेंट होता है। और शनि का एक उपग्रह है तो टाइटन, जो कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? तो टाइटन है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। टाइटन, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? तो टाइटन है आपका।
पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य को चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 सेकेंड, 1 मिनट, 8 मिनट, 24 मिनट। तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में मेरे भाई वो कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट। और एग्जैक्टली अगर पूछा जाए तो 8 मिनट 19 सेकेंड, 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट 19 सेकेंड। अच्छा, तो आज का सेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और फिर हम लोग जो कल करेंगे तो हम अपने आपके घटना चक्र के सेकेंड पार्ट को करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।